अब बात करते हैं हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में, जिसमें सबसे पहला जो अनुप्रयोग है वो ये है कि हमारे पास कोई भी एक सीधा तार है जिसकी लंबाई के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, अनंत लंबाई है। इस तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें बतानी है। इस तरह की चीजें हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के टॉपिक में भी पढ़ी थी, लेकिन यहाँ हमें गॉस की प्रमेय के अनुसार पढ़नी है। गॉस की प्रमेय की सहायता से हमें सिद्ध करना है, और कभी ऐसा आ भी जाता है तो हम गॉस की प्रमेय की सहायता से ही करते हैं। अब इसमें गॉस की प्रमेय का किस तरीके से अनुप्रयोग होगा, क्या क्या चीजें लगेंगी, उसके बारे में हम पहले समझ लेते हैं। देखो, एक तो सीधा तार है जिसमें आवेश का वितरण इसकी लंबाई के हिसाब से होगा। तो जब इसकी लंबाई के हिसाब से होगा तो इसमें रेखीय आवेश वितरण हमें देखने को मिलेगा। एक चीज हमारी स्पष्ट हो जाती है। दूसरी चीज हमने मान ली, अब जब हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इसके कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिंदु तो दिया गया होगा, इस बिंदु पर निकालो। तो हम मान लेते हैं कि इसके तार के मध्य बिंदु से आर दूरी पर, मतलब यहां मान लिया जाए ये वाली आर दूरी है, यहां से यहां तक ये आर दूरी है। इस दूरी पर इस तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता दो। अब हमें दो चीज पता चलेगी, एक तो इस पर रेखीय आवेश घनत्व है, और उस रेखीय आवेश घनत्व को भाई हमने क्या मान लिया कि हमारे पास माना है कि अनंत लंबाई का चालक तार है, और जिसका रेखीय आवेश घनत्व जो है वो हमने मान लिया लैम्डा है। ठीक है, क्योंकि हमने रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से ही प्रदर्शित किया था, तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा मान लिया। और ये भी हमने लिख लिया कि इस तार का मध्य बिंदु ले लो या कहीं भी कोई बिंदु ले लो, उससे आर दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। अब इसमें क्या होता है, इस चीज को गॉस की प्रमेय की सहायता से करने के लिए हमें कुछ चीजें अपनी तरफ से इसमें बनानी पड़ती हैं, जिसको कंस्ट्रक्शन रचनात्मक हमें क्या करना होगा। इस तार की जो लंबाई वो अनंत है, दोनों तरफ हमें मालूम नहीं। हमने क्या किया, इसकी इतने की जो हमने नीले से बना रखा है इसको एल लंबाई मान करके अपनी तरफ से बाद में लिख लेते हैं। हम क्या करते हैं, एल लंबाई का और आर त्रिज्या का, और वो त्रिज्या कौन सी होगी, वही त्रिज्या होगी जिस दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी थी। तो उसी दूरी की त्रिज्या बनाएंगे और किसी भी एल लंबाई लेंगे, उसको एक बेलनाकार आकृति इसके चारों तरफ जो है हम काल्पनिक एक बेलनाकार आकृति हम मान लेते हैं। ठीक है, जिसको हम कहना शुरू कर देते हैं गॉसियन पृष्ठ। तो ये हमें जो एक बेलनाकार आकृति अब इसमें जो दिखना शुरू हो गई है, ये इसको हम कहना शुरू कर देते हैं, ये जो चीज है हमारे पास ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। मतलब एक काल्पनिक हमने पृष्ठ बनाया है जो गॉस की प्रमेय में प्रयोग किया जाता है, उसको नाम देते हैं हम गॉसियन पृष्ठ। तो गॉसियन पृष्ठ कहाँ लेना है, उसी त्रिज्या का लेना है जो हमने एक बेलनाकार आकृति जो बनाई है, ये उसी त्रिज्या की होगी जितनी दूरी इस तार से उस प्रेक्षण बिंदु की है। मतलब हमें ये मालूम था कि इस तार से आर दूरी पर कोई भी बिंदु हमें दिया गया, हमने मान लिया P है वो, तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता करनी थी। उसी बिंदु पर हमें उसी बिंदु का एक जो है त्रिज्या लेनी है उसी बिंदु की, और एक बेलनाकार आकृति एल लंबाई की हमें बना देनी है। मतलब अपने काल्पनिक एक हमने बना दिया। अब इस आगे की कहानी शुरू होती है, इसमें आगे की कहानी शुरू होती है। तो इसमें जो है हमें दो तीन पृष्ठ देखने को मिलते हैं। एक तो इसका ये जो वक्र पृष्ठ है, इसको हमने नाम दे दिया S1। एक ये वाला पृष्ठ है, इसको नाम दे दिया हमने S2। और एक ये वाला पृष्ठ है नीचे वाला, इसको हमने नाम दे दिया S3। ठीक है, तो इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ पर हमें तीन जो हैं वो पृष्ठ मिलना शुरू हो जाते हैं, जिनके नाम हम क्रमशः S1, S2 और S3 देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब S1 एक ऐसा पृष्ठ है जिससे वैद्युत बल रेखाएं जो निकल रही होंगी वो त्रिज्यतः बाहर की ओर निकल रही होंगी और एक समान रूप से निकल रही होंगी। ठीक है, S2 और S3 के लिए थोड़ा सा मामला अलग बनेगा। क्यों बनेगा, क्यों, अगर हम बात करते हैं, देखो S2 का जो लंब मिलेगा हमें ऊपर की तरफ मिलेगा और ये ऐसे जाती हुई दिखाई दे रही होंगी, तो वहां थोड़ा सा अलग कंडीशन। अब हमें जो बात करनी है, देखो
तो गॉस की प्रमेय में जब हम प्रयोग करते थे तो हमें फ्लक्स चाहिए होता था। तो उसी के बारे में बात करते हैं हम कि जो हमने गॉसियन पृष्ठ जो लिया है इसके कारण कहां कहां कितना कितना विद्युत फ्लक्स है। ठीक है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, हमने इसको फाई नेट नाम दे दिया। फाई बराबर होता था ई डॉट ए, पहले इसको हम 2-3 हिस्सों में कर देते हैं, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, मतलब 3 प्रश्न है तो 3 प्रश्नों के हिसाब से बना दिया हमने। फाई बराबर होता था ई डॉट ए, अब यहां हम बहुत छोटा सा क्षेत्रफल ले लें तो वो डी ए बन जाएगा, तो बन जाएगा ई डॉट डी ए 1 प्लस ई डॉट डी ए 2 प्लस ई डॉट डी ए 3। तीनों एरिया हमने मतलब जैसे प्रश्नवानी ऐसे इसका एरिया A1 हो जाएगा, इसका एरिया A2 हो जाएगा और इसका एरिया A3 हो जाएगा। ठीक है, वही अब सब में E तो कॉमन ही है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन dA1 जो है उसको मान लेते हैं हम कोई भी। अच्छा पहले इसको एंगल वाइज लिखते हैं, तो ये बन जाएगा, देखो A1 और ये दोनों बराबर आ रहा है तो ये बन जाएगा हमारे पास EDA cos θ1 मान लेते हैं, वो 0 होगा, अलग में डायरेक्ट लिख दे रहा हूं cos 0, और इन दोनों में होगा EDA2 cos 90 प्लस EDA3 cos 90। अब वो समझ लेते हैं कैसे होगा। देखो क्षेत्रफल भी इधर आ रहा है, वैद्युत बल रेखाएं भी इधर आएंगी, तो इसलिए 0 डिग्री। क्षेत्रफल इधर जा रहा है, वो इधर जाएंगे, तो दोनों के बीच में जो बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये दोनों टर्म्स हमारे 0 के बराबर हो जाएंगे। तो फाई जो हमारे पास नेट रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, EDA। cos 0 की वैल्यू 1 होती है dA1। अब इसका क्षेत्रफल हम A मान लो, S मान लो, कुछ भी मान लो, ये अपने ऊपर है। मान लो इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम, S1 मान लेते हैं, dA1 जो हमें मिलेगा वो मिलेगा फाई बराबर E इंटू S1। तो ये हमें मिल गया फाई नेट। अब इससे आगे की कहानी के बारे में हम जब डिस्कस करते हैं, ये हमें संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के बारे में वैद्युत फ्लक्स मिल गया। ठीक है, अब गॉस की प्रमेय के बारे में अगर हम, अच्छा S1 जो हमारे पास क्षेत्रफल है, अब ये कौन सा आया है, ये वाला वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता था सिलेंडर का, 2πRh। S मतलब सिलेंडर की ऊंचाई, वो यहाँ किसके बराबर है, L मतलब सिलेंडर की इसकी लंबाई के बराबर है। तो ये बन जाएगा फाई नेट जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, E इंटू 2πRL। ठीक है, अब इसी चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब ये हमारा वैद्युत फ्लक्स मिला है, और गॉस की प्रमेय अभी हमें डायरेक्ट वैद्युत फ्लक्स की देती थी, तो गॉस की प्रमेय से फाई बराबर क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब दो देखो, ये भी हमारा फाई नेट होगा, क्यों भाई, हमने पूरे में गॉस की प्रमेय लगा दी, वन पृष्ठ हमने गॉसियन पृष्ठ मान ही लिया था, तो अब ये भी हमारा फाई नेट है, ये भी हमारा फाई नेट है। कुल मिला के बात ये है कि ये दोनों जो है कंडीशंस बराबर हो गई, तो दोनों समीकरण से जो हमें बात मिलेगी, दोनों समीकरणों की तुलना करने पर। अब तुलना क्या है भाई, दोनों की एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड भी आपस में बराबर होंगी, सीधी सी बात है। अब आगे की कहानी जो हमें मिलेगी वही हमें समझना है, तो कुछ लोग वहीं पे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो E इंटू 2πRL इक्वल टू मिल गया Q अपॉन एप्सिलॉन। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब E की वैल्यू। बाकी E को इधर रखो, बाकी सबको उधर पहुंचा दो। E बराबर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, Q अपॉन 2πRL इंटू एप्सिलॉन। ये हमारी बातें बन गई। अब देखो इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अब इसमें 2π, हमने फॉर्मूले जो पढ़े थे ज्यादातर 4π के पढ़े थे, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो कितना बन जाएगा 1 अपॉन 4π। एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आते हैं, 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, 2Q अपॉन RL। Q अपॉन L भी हमने कुछ पढ़ा था, शायद लैम्डा पढ़ा था, तो 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट टू लैम्डा अपॉन R। ये हमारे पास, ये भी हमारा बन जाएगा। तो ये हमारे पास किसी भी अनंत लंबाई का जो एक समान आवेशित तार जो रहा होगा, या कोई भी सीधा चालक जो रहा होगा,
उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग करते हुए या गॉस की प्रमेय का प्रयोग करते हुए हमने यहाँ पे निकाले। इसी तरह के हमें और भी अनुप्रयोग लिख करने हैं, ठीक है। तो ये अनुप्रयोग आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है और बहुत गौर से समझने हैं। अगर किसी को कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो वो मुझे पर्सनली कांटेक्ट करे, मैं उसको बताऊंगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, ठीक है। और अपने दोस्तों से भी करवाएं ताकि उन लोगों को भी फिजिक्स से संबंधित कोई भी किसी भी तरह की परेशानी ना हो, उन लोगों को आसान से आसान लैंग्वेज में इजी से इजी तरीके में कंटेंट मिल सके ताकि वो फिजिक्स जैसी सब्जेक्ट से निश्चिंत हो जाए। थैंक यू।